Assalamu alaikum students. Let's have a start with our business communication class. Here first we are to have a look at introduction to communication. Communication के बारे में हमने कुछ 2 लेक्चर्स तो बिल्कुल जनरल दिए हैं आपको कि आपको पता चल जाए कि कम्युनिकेशन क्या होती है। इसके बाद हमने अभी जाना है बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पे कि हमने ये कहा था कि एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, ये तो हो गई कम्युनिकेशन। इस डेफिनेशन में हम क्या ऐड करें कि ये हमारी कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन बन जाए। यस, एनी आइडियाज दैट यू वांट टू शेयर? यस, क्या ऐड करें इस डेफिनेशन में तो ये हमारी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। यस, Sir, communication out of friends and family circle. सॉरी अगेन प्लीज। Sir, communication out of friends and family circle. चलो वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग ठीक है ये। और एनीवन एल्स? यस या सर जी इसकी डेफिनेशन होगी द imparting or exchanging of information of business information by speaking, writing or using some other medium. यानी ये जो यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन, आपने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ऐसे ही द इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। अच्छा, अब वो बिजनेस जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन, वो कौन सी चीज बना देती है इसको? इसमें हमने सिर्फ ये करना जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवाई थी कि एक्सचेंज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। इनके एंड पे हम सिर्फ ये लिख देते हैं इन अ कमर्शियल इन्वायरमेंट। किसी कमर्शियल इन्वायरमेंट में, एक आपका इन्वायरमेंट है सोशल, एक है कमर्शियल। तो सोशल से जैसे अनीस ने कहा, अनस मेरा सॉरी अनस ने ये कहा था कि फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल से बाहर की कम्युनिकेशन, तो वो वही बन जाती है फिर कि जब हम फ्रेंड्स और फैमिली से बाहर निकलते तो उसका मतलब हम कमर्शियल इन्वायरमेंट में आ गए। तो कमर्शियल इन्वायरमेंट, ये 4 वर्ड्स हैं, इन अ कमर्शियल इन्वायरमेंट। तो ये 4 वर्ड्स आपने अंदर ऐड करके कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन बना दिया। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। एक इसमें का डेफिनेशन होगी और ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसमें सेक्शन में, और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा, फिर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है कि किस किस डायरेक्शन में ये फ्लो करती है, फिर एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, फिर है पैरा लैंग्वेज। First definition, with respect to the business communication syllabus, communication can be defined as the imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. इसमें impart का मतलब जो होता है वो तो to give, giving information। तो सिर्फ गिविंग जो है वो तो हो सकता है सेंटर ने तो गिव कर दिया, लेकिन उधर से जो रिसीवर है उधर से फीडबैक ना आए। इससे बेहतर है कि एक्सचेंज का वर्ड यूज कर लिया जाए, वो दोनों को कवर कर लेता है। तो किस तरह से ये कम्युनिकेट करना है, स्पीकिंग के साथ, राइटिंग के साथ, या कोई और मीडियम यूज करके। और क्या हम यूज कर सकते हैं कि हो सकता हम कोई जेस्चर यूज कर लें, अपीयरेंस को ही यूज कर लिया जाए, मूवमेंट को यूज कर लिया जाए, टाइम स्पेस साइलेंस को यूज कर लिया जाए। इस तरह से यानी ये डिफरेंट चीजें यूज करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। When
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स ये आगे बताएगा। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन इज एन एवर प्रेजेंट फीचर ऑफ बोथ कमर्शियल एंड पर्सनल लाइफ। यानी आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है या कमर्शियल लाइफ है, इसमें कम्युनिकेशन हमेशा प्रेजेंट रहेगी, ये हमेशा होगी, ये इसके बगैर, कम्युनिकेशन के बगैर हम रह नहीं सकते। क्योंकि कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि वन कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, यानी ये पॉसिबल नहीं कि कम्युनिकेट ना करे कोई। ये पॉसिबल है कि आप कहें कि मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कोई वर्ड नहीं बोला, मैं खामोश रहा। This is possible that you say that you didn't speak even a single word, but you never say that you didn't communicate a message. ये कहना आसान है कि मैं बोला नहीं, ये ठीक है कि आप नहीं बोले, लेकिन ये नहीं कह सकते मैंने मैसेज नहीं दिया। आपकी खामोशी खुद मैसेज दे आई। इसे कहा जाता है कि द एब्सेंस ऑफ अ मैसेज इज अ मैसेज इन इटसेल्फ। मैसेज का ना होना भी एक मैसेज है। इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। तो कम्युनिकेशन हर जगह पे है, आपकी कमर्शियल लाइफ में भी है, पर्सनल लाइफ में। वेदर इनिशिएटेड कॉन्शियसली, चाहे आप जानबूझ के सोच समझ के कम्युनिकेट करें, डिलिबरेटली कम्युनिकेट करें, जैसा कि राइटिंग अ रिपोर्ट और ईमेल। आप रिपोर्ट लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे तो ये आप अपनी मर्जी से लिख रहे होते हैं, ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है और रिपोर्ट लिखी गई, कि आप सोए हुए थे रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट्स, लेटर्स, ईमेल्स, ये तो आप कंपोज करते हैं। ये तो हो गया कॉन्शियसली कि जहां पे आपने सोच समझ के लिखा। फिर है सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली कैसे होगा, जहां पे आप समटाइम्स आपको पता ही नहीं होता, कम्युनिकेशन हो जाती है। आप कहीं से गुजर के आए, उन्होंने आपके बारे में क्या ओपिनियन फॉर्म कर लिया, क्या राय कायम की, आपको कोई पता नहीं। आप कहीं पे बैठे हुए थे, देखने वाले ने हिसाब लगा लिया कि ये ऐसे क्यों बैठा है। अब क्यों, आपको नहीं पता कि आपकी तरफ से क्या मैसेज गया कि आप क्यों बैठे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली को मैसेज आपने दे दिया है। थ्रू नॉन वर्बल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज उसने एग्जांपल दी है, ये नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज जहां भी होगी इसका मतलब ये होगा कि आप सबकॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। ये एक एग्जांपल है कि हो सकता है कि आपने कुछ और एक्ट किया हो, लेकिन देखने वाले ने उसका मीनिंग कोई और ले लिया हो। वरना बॉडी लैंग्वेज में तो आप कॉन्शियसली भी कई दफा बॉडी लैंग्वेज देखी ना, आपने किसी को सर हिलाया, यस कहा, किसी को नो कहा, ये तो आपने डिलिबरेटली किया है, कॉन्शियसली किया है, इसलिए ये सबकॉन्शियस नहीं है। लेकिन बहुत सारे मौकों पे आपकी बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियसली मैसेजेस दे रही होगी। फिर to emphasize the relevance of communication in business, Harold Janis, a writer on organizational psychology, observed। तो ये एक राइटर है, ये कहता है कि द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। कि बिजनेस वर्ल्ड में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या, प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड, प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जा रहा है, मेड, बनाई जा रही हैं, एंड सोल्ड, और बेची जा रही हैं। पीपल आर हायर्ड, लोगों को हायर किया जा रहा है, एंड सर्विसेज रेंडर्ड, तो उनको आप हायर करते हैं कि वो अपनी सर्विसेज यहाँ परफॉर्म करें, और वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कहीं पे अपॉइंट किया जा रहा है, कहीं पे सर्व किया जा रहा है। पॉलिसीज आर डिवाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, पॉलिसीज डिवाइस की जा रही हैं, यानी डिजाइन की जा रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं और इम्प्लीमेंटेड, और उनको नाफिज किया जा रहा है। जॉब्स आर लर्नड एंड परफॉर्म्ड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे आपकी जॉब है, वो आप सीखते हैं उनसे कि आपने क्या करना है। और दूसरा, परफॉर्म, सीखते हैं फिर आप परफॉर्म भी करते हैं।
Yet there is no practical way in which any of these events can take place without communication. लेकिन communication के बगैर बहरहाल इसमें से कुछ भी नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी काम कर रहे हो और कहें कि मैं वहां पे कम्युनिकेट नहीं करता। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप कुछ भी ना बोले तो कम्युनिकेशन तो फिर भी हो जाती है। तो कम्युनिकेशन तो आपकी हो ही जाती है। इसलिए आप कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो परफॉर्म करते ही रहते हैं। नो प्रैक्टिकल वे इन विच एनी ऑफ दीज इवेंट्स कैन टेक प्लेस विदाउट कम्युनिकेशन। आपका कोई काम बगैर कम्युनिकेशन के हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे आपकी कॉन्शियस कम्युनिकेशन हो रही है या सब कॉन्शियस कम्युनिकेशन है, दोनों सूरतों में कम्युनिकेशन तो बहरहाल हो ही रही है। इसलिए कम्युनिकेशन के बगैर कोई एक्टिविटी नहीं और कम्युनिकेशन के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं, नो ब्लड नो लाइफ, नो कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन होती ही रहती है। Then it follows then that effective communication is critical in business. अब एक तो है कि हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन कॉन्शियस भी है, सब कॉन्शियस भी है, लेकिन क्या सब कॉन्शियस कम्युनिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशंस चल सकती हैं? नो, नेवर। They can't be run with subconscious communication. For communication, you must be 100% alert. You must be conscious and deliberate. You must know what you are to do. Not that whatever is happening may result in something. ये इस तरह की communication हम नहीं करेंगे कि कुछ नहीं हो ही जाएगा, खुद ही हो जाएगा। खुद वाला कुछ नहीं है, हमने करना है। Given the volume of information that flows in, out and within a business. अब इसमें देखें कि आपकी कम्युनिकेशन, इसका इफेक्टिव होना क्यों जरूरी है, कि कितनी कम्युनिकेशन है, उसका कितना फ्लो है, कि फ्लोज इन, बाहर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन आ रही है, आउट आपकी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन जा रही है, और फिर विद इन अ बिजनेस, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ये इंटरनली आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन चलती जा रही है। तो तीन तरह से, बाहर से भी आ रही है, बाहर जा भी रही है, और फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी ये फ्लो कर रही है। इसलिए इसको हम इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। Dedicating appropriate time and effort to checking, reading, understanding and absorbing information. इसके लिए हमें टाइम चाहिए, टाइम निकालना पड़ेगा इसके, डेडिकेट करना अप्रोप्रिएट टाइम। किस लिए? कि हम चेक करें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें और अब्सॉर्ब करें। अब कोई इंफॉर्मेशन है वो आती है, उसको हम देखें तो सही, कोई लेटर्स हैं उनको हम रिसीव करें, उनको रीड करें, फिर अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करके उसको अब्सॉर्ब करें। अब्सॉर्ब करना क्या है? कि आपने वर्ड्स तो समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अब उसे याद भी तो रखें कि क्या उन्होंने हमें कहा था, और पूरी उसकी जो ना अब्सॉर्प्शन उससे डेवलप होगी कि आप सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि उनका जो रियल ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड सेंडिंग दैट मैसेज, उसको भी हम अपने माइंड के अंदर पूरी तरह से उतारें। एंड द एसोसिएटेड कम्युनिकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कम्युनिकेट आपने करना है वो रिक्वायर्ड है टू इंश्योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए, एंड अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और जिन पर्पसेस के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिस गोल के लिए कम्युनिकेट किया जा रहा है वो गोल हमें अचीव हो जाए। अल्टीमेटली कम्युनिकेशन विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर है कि जब मैंने ये कहा कि ब्लड जिस तरह लाइफ के लिए जरूरी है, नो ब्लड नो लाइफ, और नो कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन, तो कम्युनिकेशन इसी पे तो ऑर्गेनाइजेशन ने चलना है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी डिपेंड इस पे कर रही है, which in the extreme could make the difference between success and failure। और अगर हम एक्सट्रीम पे जाके कम्युनिकेशन के रोल को चेक करें तो क्या होगा
कि इसी की बेस पे सक्सेस या फेलियर डिटरमिन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल क्यों है? कि उसके पीछे कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। और ऑर्गेनाइजेशन फेल क्यों हो गई? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं थी, कम्युनिकेशन का जो गैप्स आते रहे उस वजह से फेल हो, ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गई। अब की पर्पसेस हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट, अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। एक तो इसलिए आप कम्युनिकेट करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन गेन करें, क्योंकि देखिए कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हमने मैसेज सेंड ही करना है, हमने रिसीव जो करना है वो भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो acquiring information, as you people are sitting before your laptops or smartphones, why? Because you actually want to acquire information from the teacher. ये है acquiring information, ये पर्पस है आपकी इस वक्त की कम्युनिकेशन का कि आप क्यों बैठे हैं कम्युनिकेट करने। किस तरह से आप acquire करेंगे? Collecting, analyzing, checking and processing numerous types of communication, both internal and external to an organization. कलेक्ट भी करनी है इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज भी करना है और चेक भी करना है और प्रोसेस भी करना है। क्या क्या करना है आप देखें। कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन, पहले तो आपने गेन कर ली, फिर एनालाइज करना। दो वर्ड्स हैं, एक है एनालाइज, एक है सिंथेसाइज, SYNTHESISE, सिंथेसाइज। एनालाइज करने में आप चीज़ों के पार्ट्स बना देते हैं, अलग अलग करके उनको रखा, एक एक पार्ट को देखा, परखा, चेक किया, फिर एनालाइजिंग यानी आपने वो पार्ट्स पहले, फिर चेकिंग, उसे चेक किया एक एक पार्ट को, एंड प्रोसेसिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है अडेप्टेशन। आप उसको अडेप्ट करते हैं कि भाई ये ठीक है, ये चेक कर लिया आपने हर तरह से ठीक है, अब आपके लिए अडेप्टेबल है या नहीं है। अब आपने अपने लिए असल में तो देखना है। देखिए एक है कि क्रिकेट खेली जा रही है, आपने उसको समझ लिया, मैच देख लिया, अब ये कि आपको उसका फायदा क्या है ये देखना, उसको अडेप्टेबल बनाना कि ये गेम आप किस तरह खेल सकते हैं। उन्होंने खेली बड़े स्टेडियम में, आपके पास घर में लॉन भी नहीं है, अब कहाँ पे खेलेंगे। अब ये जो ना इसकी प्रोसेसिंग करके अडेप्टेबल बनाना कि हो सकता कहीं छत पे खेलेंगे या जैसे भी आपने जो मैनेज किया। तो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस करती हैं कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन को, ताकि अपने लिए उसको अडेप्टेबल बना लें। ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन उसको इंटरनली या एक्सटर्नली मिलेगी, उन सब को इस तरह से वो चेक करके अडेप्टेबल बनाएगी। दिस ऑफ्टन इन्वॉल्व्स इनिशिएटिव्स टू जनरेट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। अब ये एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन जो है, इसमें मोस्टली आप इंफॉर्मेशन किस लिए एक्वायर कर रहे होते हैं? ताकि आप आइडियाज जनरेट कर सके। इनिशिएटिव्स टू जनरेट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। ये जो आइडियाज जनरेट किए जाते हैं इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग दो तरह से की जाती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इंडिविजुअल, जो आप अपने तौर पे बैठ जाते हैं आइडियाज सोचते हैं। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कलेक्टिव, उसमें और लोग भी बैठ जाते हैं। तो समटाइम्स आप दूसरे लोगों को से पूछते हैं ताकि आपको नए नए आइडियाज मिल जाएं, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी दो तरह की है, एक होती है लिनियर और एक होती है सर्कुलर। लीनियर वो है जिसमें आप एक तरफ से सोचना शुरू करते हैं। सपोज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस लिखनी है, अब आप आइडियाज पहले जनरेट करते हैं कि उसमें क्या क्या लिखना है। अब एक तो ये कि आपको याद आया कि इन्होंने इंपोर्ट इनकी बहुत अच्छी रही, इंपोर्ट भी है इनकी, एक्सपोर्ट भी है। आपको याद है इंपोर्ट बड़ी अच्छी, इंपोर्ट आपने को पॉइंट नोट कर लिया। साथ ही याद आ गया कि एक्सपोर्ट में फलां ईयर में बहुत अच्छे रहे, वो भी लिख दिया। फिर इंपोर्ट याद आ गई, फिर इंपोर्ट पे आ गए, फिर इंपोर्ट याद आई, फिर एक और पॉइंट, फिर एक्सपोर्ट याद, ये मिक्स होती रहती हैं। ये जो होता है इसको हम सर्कुलर कहते हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट पे एक तरफ इंपोर्ट रख के
और एक तरफ से सोचना शुरू करते हैं कि स्टार्ट में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लीनियर होगा। सर्कुलर वो है कि जो कुछ भी आपको याद आता रहा, जो आइडियाज भी आप जनरेट करते रहे, वो आप नोट करते रहे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग दो तरह की है, लीनियर और सर्कुलर। इनमें से दोनों तरह से आप जनरेट कर सकते हैं आइडियाज। तो यहाँ हमने कहा कि अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, हम आइडियाज जनरेट करना चाह रहे होते हैं। तो किसी से जब हम पूछते हैं तो हमें नए आइडियाज मिल जाते हैं, और समटाइम्स हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, वो सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। फिर डिसैमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, यू आर हियर टू acquire information, but what's my job here, that I want to disseminate some information to you people because I'm sharing. अब मेरा पर्पस कम्युनिकेशन का और है, आपका पर्पस और है, लेकिन कम्युनिकेट दोनों ही कर रहे हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट टू परफॉर्म द जॉब, उन लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना जो उसकी बेस पे कोई काम करना चाहते हैं। काम करना क्या चाहते हैं, जैसे आप लोग क्या काम करना चाहते हैं, आपने एग्जाम देना है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। फिर मेक अ डिसीजन, कहीं कोई बात ऐसी है कि आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे, उस सूरत में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ताकि आप कोई डिसीजन ले सकें। अब उसने आपको ये डिसीजन मेकिंग के लिए कोई सॉल्यूशन आपको दे देना है। और सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपके सामने नहीं है, तो वो बताने वाला आपको सॉल्यूशन दे देता है। दिस माइट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग प्लान्स, समटाइम्स टीम्स बनी होती हैं, टीम्स के अंदर सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो उसमें जो आदमी, जो लीडर ऊपर बन जाएगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा प्लान, सबको बताएगा कि भाई इस तरह से काम करना है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। एंड कम्युनिकेटिंग गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो समटाइम्स आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जब आप न्यूली अपॉइंटेड हैं इन सम ऑर्गेनाइजेशन, they will tell you what the goals and structures of the organization are. गोल क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कि वो क्यों बनाई हुई है। अब देखें, जैसे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये टिप्स, अब इसके गोल्स ये नहीं हो सकते कि इस क्लास को चलाने के बाद हमने कोई न्यूज़ चैनल बनाना है। नहीं, हमारा यहाँ पे पर्पस इस इंफॉर्मेशन देने का क्या है कि भाई आपने इस काम को अपने ये इन सब्जेक्ट्स में जो पेपर्स होंगे उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, गोल्स बताना उनको। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें बताना कि हमारा गोल कितना है, हमारे क्या टारगेट्स हैं, वहां तक हमने पहुंचना है, उन्हें बताया जाए कि भाई उन्हीं पे काम किया जाए। फिर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि ऊपर टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये चेन ऑफ कमांड होती है, जो लेडर बन जाती है एक सीढ़ी की तरह से। जिस आप आर्मी में देखते हैं ना कि सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्ट हुआ, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, इस तरह से ये इनमें जो, हाँ एक अंदर से मिस हो गया, ब्रिगेडियर, जिसे ब्रिगेडियर कहते हैं हमारे यहाँ, वो भी ये कर्नल के बाद। तो ये जो ना इस तरह की जितनी, ये सब एक हायरार्की बन जाती है। उस हायरार्की में ये ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं कि भाई आपके ऊपर आपका बॉस ये है, आप उससे कम्युनिकेट करें, नॉट दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन हुएवर यू हैव अ लुक एट, नो, जिस पे नजर पड़ गई उसके साथ नहीं, बल्कि आपको बॉस बताया जाएगा कि ये है आपकी रिपोर्टिंग हायरार्की, इस रिपोर्टिंग लाइन में आपके ऊपर जो बॉस है उसी से कम्युनिकेट करें। तो इसमें स्ट्रक्चर्स इसलिए बताए जाते हैं कि आपको पता हो कि आपने किससे कम्युनिकेट करना है। फिर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेट किया जाता है। रिलेशनशिप्स बिटवीन कोवर्कर्स and with both suppliers and customers need managing through effective and appropriate communication. अब आप इसलिए भी कम्युनिकेट करते हैं कि आपके जो रिलेशंस बने हैं लोगों के साथ, उनको आप मेंटेन कर सकें। एक आपकी मैं वैसे सोशल कम्युनिकेशन में से एग्जांपल देता हूं कि ईद वाले दिन आप कितने लोगों को मैसेज कर देते हैं, हालांकि पूरा साल समटाइम्स कुछ ऐसे भी होंगे जिनके साथ बात ही नहीं हुई, मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन करने का वो बड़ा अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि ईद के मौके पर उन्हें मैसेज कर दिया जाए। तो अब ये जो ना आप कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपका रिलेशनशिप रहे। कितनी दफ़ा आप लोगों के घरों में चीज़ कोई इसलिए भेज देते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है कि भाई उनकी तरफ से भी चीज़ आती है, वो ये ना समझे कि यार ये अच्छे लोग हैं, इनके घर में हम चीज़ भेजते रहते हैं, ये कभी चीज़ ही नहीं भेजते। वो रिलेशनशिप को मेंटेन करना, वरना अगर आप कोई बात नहीं वो सोचते रहें तो कई दफ़ा रिलेशनशिप्स ऐसे ख़त्म भी हो जाते हैं।
तो रिलेशनशिप बिटवीन कोवर्कर्स एंड विद बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, ये कोवर्कर क्या होता है, ये कौन बताएगा? कोवर्कर जो एक साथ काम करने वाले। अच्छा, आसिम बेटा ये भी बताइएगा कि ये कॉलीग क्या होता है? कॉलीग, कोलीग, कंपेनियन। कंपेनियन। क्या कॉलीग और कोवर्कर में कोई डिफरेंस होगा? कोलीग और कोवर्कर मे बी gives some impression of a margin, कि मार्जिन आपने रख लिया, लेकिन डेफिनेट बात बताएं। अच्छा जी, ऐसा है, कॉलीग और कोवर्कर का डिफरेंस था तो कोई नहीं, लेकिन अब ये ना टर्म्स डिफरेंट यूज होने लग गई हैं। इसमें होता है कॉलीग, जो होता है ना कॉलीग, वो तो आप वाला काम करने वाला कोई भी आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो आपका कॉलीग बन जाता है। जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो किसी और कॉलेज का टीचर वो मेरा कॉलीग, मैं उसका कॉलीग। लेकिन कोवर्कर्स वो हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वो कोवर्कर्स हैं आपस में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के टीचर्स होंगे तो वो कोवर्कर्स, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के टीचर्स होंगे तो मेरे कॉलीग्स। लेकिन ये टर्म्स वैसे एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज भी हो जाती हैं, यानी कॉलीग को कोवर्कर कह दिया, कोवर्कर को कॉलीग कह दिया, ये हो जाता है क्योंकि ये आम सी बात है। लेकिन अब मैंने बताया ना कि अब ज्यादा जो है ना ये करने लगे कोवर्कर जो आपके साथ काम करने वाले हैं कोवर्कर, और कॉलीग्स जो बाहर भी हों वो भी। इसलिए कहा जाता है कि हर कोवर्कर तो आपका कॉलीग हो सकता है, लेकिन हर कॉलीग आपका कोवर्कर नहीं होगा। रिलेशनशिप्स बिटवीन कोवर्कर्स एंड विद बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, तो आपने रिलेशनशिप अपने कोवर्कर्स के साथ भी ठीक रखना, यानी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, और कस्टमर्स और सप्लायर्स इनके साथ भी रिलेशनशिप आपने ठीक रखना है। नीड मैनेजिंग थ्रू इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, ये किस तरह हो सकता है? जब आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, अप्रोप्रिएट होगी, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आप ये रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, ताकि काम चलता रहे, एंड अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बनती है? Communication should demonstrate the following characteristics in order to maximize its impact. फर्स्ट है एक्यूरेट, एक्यूरेसी का होना जरूरी है। किस चीज में? आप जो फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे वो एक्यूरेट हों। किस तरह से हो जाते हैं एक्यूरेट वो? इंक्लूडिंग नंबर्स, कि आपने अगर कोई अमाउंट लिखी है तो सही लिखें, जहाँ पे 10,000 लिखना था वो 10,000 ही हो, वो 10,100 ना हो जाए। टाइम्स, जो टाइम है वो एक्यूरेट बताएं। एक तो ये है ना कि टाइम गलत बताना, वो तो है ही गलत। एक है कि आपने इनडेफिनेट किस्म का टाइम बता दिया। इनडेफिनेट टाइम क्या है? शाम को, दोपहर के वक्त नहीं। अब मीटिंग कब होगी? दोपहर को, ये तो कोई टाइम नहीं है, टाइम बताएं प्रॉपर। डेट्स, ये जो है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद नहीं, डेट बताई जाए। एंड नेम्स, और जो नेम्स लोगों के लिखने हैं, अब नेम्स में भी दो तीन चीजें हैं। नेम्स में एक तो बात ये आ जाती है कि आपने जो भी उनके कर्टसी टाइटल्स या प्रोफेशनल टाइटल्स लिखने वो ठीक हों। कर्टसी टाइटल से क्या मुराद है कि जो मिसेज है उसको मिसेज लिखें, अगर वो मिसेज का वर्ड अपने साथ लगाती है। अगर वो मिस चाहती है तो मिस लिखा जाए। अगर वो मिस्टर है कोई तो उसके साथ मिस्टर, ये ना वो मिस्टर को मिस बना दिया, मिस को मिस्टर बना दिया, गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, एक आदमी कहीं वो जनरल मैनेजर है, आप उसको लिख रहे हैं एक्सपोर्ट मैनेजर, गलत हो जाएगा। इसे इनका ठीक करना भी जरूरी है। और एक है कि उनके नाम, एक तो नाम इस तरह से ठीक होना जरूरी है कि नाम था उसका ताहिर अशरफ, आपने लिख दिया अशरफ ताहिर, ये भी गलत है। और एक है कि वो अशरफ के स्पेलिंग में जो लेटर्स यूज करता है हम वही यूज करें। वो यूज करता है ASHRAF, और हमने अपनी तरफ से बड़ा ठीक है अशरीफ कर दिया उसको RIF, ये भी गलत है। ना स्पेलिंग गलत करें, ना वर्ड ऑर्डर चेंज करें जो उसके नेम में है, उसी तरह से उनको यूज किया जाए।
must be accurate in as inaccuracies can create a bad impression for an organization, क्योंकि इसका impression बहुत बुरा है अगर आप सही words यूज नहीं करेंगे, सही किसी आदमी के लिए टाइटल उसका नेम सही यूज ना किया या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत लिख दिए तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब होता है। आप देखें कभी कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये नेस्ले हुआ या जो भी ये लिवर ब्रदर्स वगैरह, अब इन लोगों की आप प्रोडक्ट्स को चेक करें जरा। अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो है क्रीम, मिल्क, इस तरह की चीजें होगी, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए इंसान है, गलती कभी तो हो सकती है, लेकिन मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता कि आप देखें कि मिल्क लिखा हो तो उसमें MLIK लिखा गया हो उनसे, या MLKI एंड पे लिख दिया हो, ऐसा नहीं होता। ये स्पेलिंग भी अपने ठीक रखेंगे, जो इसके अंदर चीजें जितनी वो लिखी होती हैं ऊपर वो सारी ठीक रखते हैं, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बनता है। अब देखें, अब खुद सोचें, नेस्ले वालों ने कोई क्रीम है, क्रीम, अब क्रीम में क्या किया उन्होंने? CREAN लिखा गया उनसे, क्रीन। अब दो सूरतें हो सकती हैं इसकी। एक तो ये कि कुछ लोग तो कहेंगे लो जी इतनी बड़ी कंपनी देखो क्या स्पेलिंग गलत, कम से कम इतना तो ख्याल करें। कुछ लोग होंगे वो ये समझेंगे कि यार क्रीन लिखा है तो कंपनी चूंकि बड़ी है तो गलती तो इनसे इस तरह की नहीं होती, तो हो सकता क्रीन भी कोई वर्ड हो क्रीम के लिए, कुछ ये भी समझ बैठते हैं। लेकिन होगा क्या कि एक्यूरेसी जो है ना, बहरहाल वो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बनाती है। अच्छी कम्युनिकेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन की है, आप देखें छोटे बच्चे, आप देखें घरों में ये करीब आपके जो स्ट्रीट्स में शॉप्स बनी होती हैं, उनसे जो चीज़ें लेके आते हैं उनको कभी चेक करें कि उनका कलर क्या होता है बाहर से, और उस पे जो चीज़ें लिखी होती हैं उनके नाम देखें किस तरह के हैं, और उन नामों को अगर इंग्लिश में लिखा तो उनके स्पेलिंग कभी चेक करें क्या क्या कुछ ऊपर लिखा होता है। किसी पे छल्ली लिखा हुआ है नाम, कोई हांडी रोटी नाम है। अब देखें बड़े बड़े जो होते हैं ना ब्रांड्स, वो नाम भी बहुत सोच समझ के रखते हैं, अट्रैक्टिव नाम रखेंगे, डिसेंट नाम रखेंगे, और कलर स्कीम्स देखें कि किस किस तरह से उन्होंने क्या यूज किए थे उनके बोर्ड्स पे, उनकी पैकिंग पे, जरा चेक करें कलर स्कीम, क्योंकि हर चीज का एक इम्पैक्ट है, इसलिए वो इन चीजों पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। स्पेलिंग उनके बिल्कुल ठीक होंगे। ये छोटे छोटे जो होते हैं इनके आप देखेंगे ना, ये प्रोडक्ट्स बनी हुई, आपको स्पेलिंग बेतहाशा गलत मिलेंगे इन पे। तो एक्यूरेसी वो इमेज बनाती है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका इमेज भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे। Imagine how upset you would be if you received the wrong amount of salary to love 1 month। कहता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको जो पे मिलती है एक मंथ में, सपोज अगर आपकी 80,000 पे थी और घर जाके आपने देखा तो पता चला जी कि वो 8,000 है, 18,000 है। अब ये तो आप देख के परेशान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी गलती। फिर इफ यू आर अ सप्लायर एंड वर पेड द रॉन्ग अमाउंट टू लव, आप सप्लायर हैं, बिल आपका बन गया 2 मिलियन का, 20 लाख का बिल है, और आपको जो पैसे पे किए गए वो पता चला जी कि वो 5 लाख निकले, 6 लाख निकले। तो इस तरह से ना, ये जहां 2 मिलियन था 2 लाख निकल आया, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। फिर इफ यू आर अ कॉर्पोरेट कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर एक इंडिविजुअल कस्टमर होता है, जैसे हम खुद वॉक इन चलते चलते किसी बाजार से कोई चीज खरीद ली अपने लिए। एक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आप कस्टमर हैं, वो है आप कॉर्पोरेट कस्टमर। एंड वह सेंड द रॉन्ग टाइप और अमाउंट ऑफ गुड्स, आपको गलत अमाउंट या टाइप भेज देगी। अमाउंट या टाइप से क्या मुराद है कि आपने मंगवाई शर्ट्स, उन्होंने भेज दी ट्राउजर्स, आपने बेल्ट्स मंगवाई और उन्होंने उधर से वेस्ट्स भेज दी। अब ये इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े हैं। फिर अमाउंट, अमाउंट में प्रॉब्लम है, आपने कहा जी 50 टेबल्स और टेबल्स पहुंचे 5। आपने स्टेशनरी मंगवाई जिसमें नोटबुक्स पेन्स वगैरह बड़ी एक बल्क में मंगवाए, लेकिन पहुंचे तो बहुत थोड़े से पहुंचे। अब इसमें फिर आपकी एम्बेरसमेंट ज़्यादा है, शर्मिंदगी ज़्यादा हो जाती है। इंडिविजुअल तो फिर किसी तरह से मैनेज कर लेता है, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सूरत में बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों को सेव भी करें। यू विल फील एम्बेरस्ड।
देन अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल, और कम्युनिकेशन को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमने कहा कि हमारी कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब क्या है कि मीडिया और चैनल जो हमने यूज करने हैं वो भी अप्रोप्रिएट हों उस कम्युनिकेशन के लिए, यानी जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वही यूज़ करें। यानी किसी के खुदा न खास्ता कोई लॉस हो गया तो उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं है, बल्कि आपको जाना चाहिए अगर आपकी एक्सेस है वहाँ तक ईजी। This means selecting the right type of communication, such as an email, letter, telephone call, report or meeting. जहां पे जो चीज रिक्वायर्ड है वही करें। अब देखें जहां पे ईमेल उन्होंने कहा जी हमें ईमेल करें, अब वहां फोन कर रहे हैं, वो कहते नहीं यार आप ईमेल करें, आप कहते नहीं आप नोट कर लें, कहते यार नोट क्या करना है, आप ईमेल कर दें हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ी रहेगी। फिर जहां लेटर लिखना वहां लेटर लिखें, जहां टेलीफोन कॉल है वहां टेलीफोन कॉल ही करें, वहां पे रिटन मैसेज सेंड कर रहे हो वो नहीं। फिर रिपोर्ट और मीटिंग, अगर रिपोर्ट की जरूरत है तो रिपोर्ट, मीटिंग की जरूरत है तो मीटिंग। इंटरव्यू देना है, उन्होंने कहा जी कि फलां दिन फलां टाइम पे आप रिपोर्ट करें हमें, हमारे ऑफिस आए। आप कहते नहीं जी आपने जो पूछना टेलीफोन पे पूछे, अब आप क्यों कहेंगे ये। इसलिए मीडियम चैनल को अप्रोप्रिएट होना, मुनासिब होना, सूटेबल होना जरूरी है। Before communicating something, consider how you would feel and what message you would actually receive if it was you receiving that particular message via that particular type of communication. कहता अपने आप को जरा सोचें कि आप भी अगर उन्हीं कंडीशंस में हों तो आप इस तरह का मैसेज रिसीव करना पसंद करेंगे जिस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं। इसलिए जिस तरह का मीडियम और चैनल आप यूज कर रहे हैं वो चेक करें कि वो ठीक है। देखिए रिटन मैसेज है किसी को देना, अब अंदाजा करें इसका, यूं समझें अपनी फैमिली में जैसे शादियां आ जाती हैं, अब आप किसी को जाके कह आते हैं कि आपने हमारे घर में शादी है, आपको हम इनवाइट करने आए हैं, क्या क्या आगे उन्हें पता चलता है कि बाकी सबको इन्होंने कार्ड्स दिए, तो वो समझते हैं लोग कहीं इधर चलते फिरते आए होंगे, हमें ये कह के चले गए। यानी अब वहां पे अगर एक फॉर्मेलिटी ये थी कि आप कार्ड्स सेंड करें तो कार्ड एक उन्हें भी सेंड कर देते, इसमें क्या था। हालांकि आपका जाना, हालांकि बाकी आप सबके नहीं जा रहे, बाकी कार्ड सेंड कर रहे हैं, उनकी तरफ आप खुद जा रहे हैं, लेकिन वो इस पर राजी नहीं है कि आपने अप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल यूज नहीं किए। जहां पे जो फॉर्मेलिटी है उसको फॉलो किया जाए। इसलिए अब ये देखें कि जैसे आपने उन्हें समझा कि कुछ नहीं, कि इससे क्या फर्क पड़ता है कार्ड ना भी दिया, अब यही वाली आप अपने ऊपर अप्लाई करें कि वो बाकी सबको कार्ड दें और आपको कहीं कह दें कि चलें जी आप भी आ जाएं, आप इनवाइटेड हैं, तो आप समझते हैं यार ये हमें बस ना मुलाकात होगी तो उन्होंने कह दिया, वरना अगर इन्होंने इनवाइट करना होता हमें तो फिर हमें कार्ड भी ज़रूर सेंड करते। हम तो वैसे बड़े सड़ियल लोग हैं, आपने देखा होगा घरों में ज़रा हालात देखें, ज़रा चेक करें, हमारा कल्चर बड़ा अजीब है। हम बड़ी जल्दी फेडअप होते हैं कि जी इनकी शादी पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जी, कि हमने जब हमारे शादी थी तो इनका नाम लिखवाया था अपने कार्ड पे और इन्होंने हमारा नाम नहीं लिखवाया, इसलिए हमने जाना ही नहीं। चलो यहाँ से छुट्टी हो गई। फिर किससे पूछें कि आप जा रहे हैं शादी पे, नहीं जी हम नहीं जा रहे। अच्छा जी आप क्यों नहीं जा रहे, वो जी सिर्फ वलीमे पे बुलाया, बारात पे बुलाया नहीं हमें। शुक्र करो नहीं बुलाया उन्होंने। मैं तो यकीन माने मुझे कोई कहे तो मैं तो पहले बता देता हूँ कि ये दो चीज़ों पे मुझे नहीं बुलाना आपने, तीसरी वाली चीज़ जो सुन्नत है उसमें मैं आ जाऊँगा, वलीमे पे आ जाऊँगा, ये बारात और मेहंदी शहंदी जो ना ये इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए उन्हें कहते हैं कि आप इनको छोड़ के जो सुन्नत वाली चीज़ है उस पर बुलाओ, उस पर हम चले जाएंगे। मुझे तो खुशी होती है कि अगर मुझे कोई बारात पे ना बुलाए, बारात पे इतना टाइम कहाँ है कि बारात के लिए टाइम निकालने। और दूसरा ये है कि ये टाइम निकालना भी क्यों है इसके लिए, क्योंकि किसी घर में बच्ची की शादी है, अब लड़के वाले क्या है जो 200-250 बंदे को लेके पहुंच जाते हैं, बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी हमाकत है कि भाई आपका लोगों के साथ ताल्लुक है, उनको जो बसें भर भर के ले जा रहे हो खुद खाना खिलाओ उन्हें। बच्ची वालों को क्या कसूर है, वो बेचारे उनसे जहेज भी लेना है और साथ डिमांड भी रखी होती है हमारा 200 बंदा आएगा। क्यों आएगा भाई, घर वाले लोग चले जाएं। ख्वाह ख्वाह में फिर ये कि वो बारात इकट्ठी नहीं हो रही जी, वो बस पंक्चर हो गई जी, वो अंधेरा हो गया था जी, वो एक अंदर बंदा बीमार हो गया। तो देखो कुदरती चीजें सारा कुछ है साथ साथ, लेकिन आप इतने लोगों को क्यों इतने टेंशन में साथ लेके जाते हैं। घर वाले जाएं एक गाड़ी में, एक कार गई, दूसरी कार में दूल्हा दुल्हन बैठ के आ जाए, बस बात खत्म। ये कौन सा काम है।
ये खाम खा के हमने अपने आप को ना इनमें फंसाया हुआ। बहरहाल यहाँ तो बात ये हो रही थी कि हमारा अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल हो जिनके थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए। उसके बाद है क्लियर। क्लैरिटी ज़रूरी है हमारी कम्युनिकेशन में कि जो कुछ हम कहना चाह रहे हैं वो क्लियर हो। अब ये क्लियर क्यों नहीं होता कि एक बात के कई कई मीनिंग्स निकल रहे होते हैं। अब उन मीनिंग्स को हमने देखना है कि आपका रिसीवर जो कुछ आप उससे चाहते हैं उसको वही मीनिंग क्लियर करके दें जो दूसरे मीनिंग्स के साथ डिस्क्रीट हो, डिस्टिंक्टिव हो, एक्सक्लूसिव हो, वो यूज करें ताकि ये क्लियर रहे। There should be little doubt as to what is meant by the communication. यानी ये ना हो कि पूरा लेटर पढ़ के उसे समझ ही ना आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट की है या इंफॉर्मेशन दी है, ये ना हो। दिस रिक्वायर्स केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज बहुत केयर के साथ चूज करें एंड कीपिंग द कम्युनिकेशन एज सिंपल एज पॉसिबल। कम्युनिकेशन को जितना सादा रख सकते हैं सादा रखें। सादा से मुराद क्या है कि जितने आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करेंगे उससे क्या होगा, बात समझ में नहीं आएगी। उससे तो अगर दो दो मीनिंग्स हैं तो डिस्टोर्शन हो जाएगी। एक ही मीनिंग है और रिसीवर नहीं जानता उसको तो ये नॉइज बन जाएगा। नॉइज और डिस्टोर्शन अभी आगे आ जाएंगे। तो ना नॉइज हो ना डिस्टोर्शन हो। नॉइज और डिस्टोर्शन में डिफरेंस ये है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं अगर दो तीन मीनिंग्स हैं एक बात के और रिसीवर तीनों के मीनिंग जानता है लेकिन समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन सा है, ये तो होगी डिस्टोर्शन। और एक है कि मीनिंग एक ही है उस वर्ड का लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये मीनिंग रिसीवर ने कभी सुना ही नहीं होता, वो क्या समझेगा उसको। इस वजह से वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैसेजेस जो है ना वो सोच समझ के सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल से मुराद जो आपके लिए सिंपल नहीं बल्कि जो आपके रिसीवर के लिए सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो वर्ड्स यूज किए जाएं। उसमें दिस रिक्वायर्स पीसफुल चॉइस, केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड कीपिंग द कम्युनिकेशन एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल रख सकते हैं इसको सिंपल रखें। अब दो दो मीनिंग्स वाली बात क्या है, जैसे माउस, माउस चूहा भी है और आईटी फील्ड में ये एक डिवाइस भी है। अब आपने लिख दिया कि वी नीड अ माउस, या आपने कहीं पे लिखा देयर इज अ माउस इन माय बेडरूम। अब ये कौन सा माउस है? ये जो इस तरह के मैसेजेस हैं इनको क्लियर किया जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इस तरह के यूज कर देना कि जो उसने सुने ही नहीं, वो भी प्रॉब्लम है। तो अगर उसने वर्ड सुने हैं लेकिन मीनिंग ज्यादा हैं, वो सारे मीनिंग्स को जानता है, ये बनेगी डिस्टोर्शन। और एक है जो आपने वर्ड यूज किया उसको उसने सुना ही नहीं, कभी जानता ही नहीं, ये नॉइज है। तो डिस्टोर्शन में मैसेज रिसीव हो जाता है, समझ नहीं आती, या समझ आ भी जाती है तो बाद में भूल जाता है, ये डिस्टोर्शन है। और नॉइज क्या है कि मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ, या तो उधर से डिलीवर ना होने की वजह से रिसीव नहीं हुआ या उधर से डिलीवर हो गया रिसीवर के अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से रिसीव नहीं हो सका, ये नॉइज। फिर है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इमेज एंड टोन। द इमेज एंड टोन दैट आर पोर्ट्रेड रिफ्लेक्ट बोथ द सेंडर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी रिटन कम्युनिकेशन आपको रिप्रेजेंट करती है, आपकी ओरल कम्युनिकेशन भी आपको रिप्रेजेंट करती है। जिस स्टाइल में आप चलते फिरते हैं, बात करते हैं, वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। तो आपकी कम्युनिकेशन ही एक्चुअली आपका ट्रेडमार्क है, वहां से आप पहचाने जाते हैं। तो जो आपका इमेज और टोन रिफ्लेक्ट होता है कम्युनिकेशन से, उससे आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस। स्पेशली ये उस वक्त आपको लैंग्वेज का, टोन का ख्याल ज्यादा करना पड़ता है जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग आपको जानते होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस टोन में बात कर रहा है, मजाक कर रहा है या सीरियस है, और इसका क्या लेवल है। वहां तो सारा कुछ ठीक है, बाहर तो किसी को पता ही नहीं होता आपका। उस सूरत में आपको अपनी लैंग्वेज और टोन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। किस लिए? आप देखिए जैसे आप पहले दिन टीचर के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं तो वो आप समझे पता नहीं वो टीचर ये क्या बुला है, जो पता नहीं कितने गुस्से वाले हैं, ऐसे है वैसे है, कितनी बातें होती हैं। तो टीचर्स को भी उसको ये होता है कि भाई हम पहले दिन ही अगर कुछ सख्त बात कर दें तो ये ना बच्चे वैसे घबरा जाएंगे, इन्होंने पढ़ना क्या है फिर हमारे पास। तो वो पहली दफा में तो आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टोन ये यूज करना पड़ती है ताकि इमेज सही रहे, किसी को ये ना लगे कि आप कोई बड़ी थ्रेटनिंग और बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऐसा ना हो।
बल्कि बड़ी पोलाइट, जेंटल और बड़ी केयरफुल आपकी लैंग्वेज हो, जिसकी वजह से आपके जो सुनने वाले हैं, जो ऑडियंस है, वो क्लोज रहे आपके और आपकी कम्युनिकेशन को वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो राइट इमेज और टोन जरूरी है टू इंश्योर द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड इज नॉट डिस्टोर्टेड एंड मिस इंटरप्रेटेड। यानी आप कहें जी कि मैं वापस आके आपको बताता हूँ, तो आपने कोई बात बतानी है या ये धमकी लगा के जा रहे हैं आप। इसलिए टोन को पोलाइट रखना जरूरी है ताकि मैसेज जो वर्ड्स के अंदर आप पोलाइटनेस शो करना चाहते हैं वो पोलाइटनेस ही वहां तक आगे जाए, ये ना हो कि वो ये समझ ले कि हमें धमकी लगा के चला गया। कॉमन एडवाइस अराउंड लैंग्वेज इंक्लूड्स, लैंग्वेज के लिए कुछ ने आपको एडवाइस किया है। फर्स्ट है यू अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना यूज करें, टफ वर्ड्स यूज ना करें। सपोर्ट वर्ड्स विद टेबल्स, ग्राफ्स एंड अदर इमेजेस। टेबल्स, ग्राफ्स और कुछ इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह यूज करके, वीडियोस यूज करके, कुछ यूज करके आप अपने वर्ड्स को सपोर्ट करें, क्योंकि वर्ड्स सारे के सारे मीनिंग नहीं दे सकते होते। कई दफ़ा वर्ड्स के साथ मैसेज कॉम्प्लेक्स ही रहता है। जैसे हम कई दफ़ा आपको वर्ड्स बता देते हैं, उसके स्पेलिंग अगर ना लिखें तो आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या वर्ड है। इसलिए साथ कोई ना कोई विजुअल यूज हो जाए अगर, तो ज़्यादा अच्छा है। वर्ड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए, जार्गन और टेक्निकल टर्म्स यूज ना करें। जार्गन क्या है? किसी भी फील्ड की प्रोफेशनल वोकेबलरी। जिस तरह मेडिसिन फील्ड है, डॉक्टर्स के फील्ड में किस किस तरह के वो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। LFT करवा लें जी, वो कहते हैं, फिर ये RBC करवा लें। अब ये इस तरह के जो ना टेस्ट वगैरह जब वो आपको बताते हैं, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो उनकी फील्ड में आम है। साइंटिस्ट को देख लें, वो ग्रीक, लैटिन कितनी टर्म्स यूज करते हैं। तो ये सारी वहाँ की जार्गन में आ जाती हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं। फिर टेक्निकल टर्म्स, हाँ सॉरी, जार्गन जो प्रोफेशनल वोकैबुलरी, वो प्रोफेशन में यूज होती है। टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं फिर, जैसे अब ग्रामर के अंदर वॉइस का वर्ड, वॉइस क्या चीज़ है। फिर कम्युनिकेशन के अंदर जब आप देखते हैं, इसकी अपनी कई टर्म्स यूज हो रही हैं। हमने वर्बल आमतौर पे सुना था कि जो जुबानी मैसेज है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं नहीं, वर्बल से क्या मुराद है कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जिसमें वर्ड्स यूज हों। तो इस सारे टेक्निकल टर्म्स अगर तो वो अगला आदमी समझता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, फिर तो ठीक है। ना समझता हो तो इनको हम अवॉइड करें। That's it for today. Now it's your turn to put any questions if you are confused about some ideas. सर मैंने आपसे पूछना था कि BC की तैयारी कैसे करें। बेटा अभी हमने इसमें पढ़ा, बहुत कम है। ये क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ लेते हैं। मेरा ख्याल अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ ना तो शायद आपको फिर भी कोई समझ ना आए। मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लें, मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा। अभी पढ़ा क्या हमने? आज पहला लेक्चर हुआ है अगर देखा जाए। वो सर मतलब रोज़ाना याद करना होता है ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम FSC में याद करते थे टॉपिक्स को, उस तरह करना है या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लेने हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कुछ याद नहीं करना। ये जो चीज़ें ना, कल मैं आपके साथ यही जो आते ही ना एक सेशन होता है पहले, वो हमको 5-10 मिनट इसमें लगा देते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ के कल वाला लेक्चर जो होता है ना उसको क्लियर करते हैं। ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बस, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके देन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।